जब बात सुंदरता की आती है तो संघमित्रा खुद को किसी भी अन्य महिला से कम नहीं मानती थी, लेकिन इशिका के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। रुतबे की बात करें तो इशिका अभी भी 10,000 तलवारों का महल की युवा महल मालकिन थी और भविष्य में 10,000 तलवारों का महल का नेतृत्व करने वाली उत्तराधिकारी थी। और हालांकि वह खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग की सीधी पोती थी, लेकिन अब वह केवल गोल्डन ऑनर्डर इंद्रपुर में खजाना हॉल की महाप्रबंधक थी। एक छोटी शाखा की महाप्रबंधक 10,000 तलवारों का महल की युवा महल मालकिन से कितनी कम थी। स्वभाव की बात तो छोड़ ही दें, इशिका के पास जन्मजात एक अनोखा परियों जैसा स्वभाव था, जो अनगिनत महिलाओं का सपना होता है। ऐसा शानदार जीवन अनुभव, रूप और स्वभाव होना पूरी तरह से पर्याप्त था, लेकिन इशिका की प्रतिभा डरावनी रूप से उच्च थी। वह पहले ही छठी सीमा को तोड़ चुकी थी। पूरे पूर्वी क्षेत्र में, जहां तक संघमित्रा को पता था, इशिका की उम्र में छठी सीमा में प्रवेश करने वाले लोग मुट्ठी भर ही थे। इतना ही नहीं, इशिका ने अभी अभी फिर से जो किया था, छठी सीमा की सीमा तक पहुंच गई थी। वह 7वीं सीमा से केवल एक कदम दूर थी। एक बार जब वह 7वीं सीमा में कदम रख लेगी तो इशिका पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगी। उस समय वह अन्य 7 क्षेत्रों के शीर्ष प्रतिभाशाली जीनियसों के साथ मुकाबला कर सकेगी। उस समय वह केवल दूर से इशिका को देख सकती थी। जितना ज्यादा वह सोचती थी, उतनी ही संघमित्रा को गुस्सा और जलन होती थी। उसके पास इशिका जैसा रूप, स्वभाव और असाधारण प्रतिभा क्यों नहीं थी, लेकिन सारी बेहतरीन चीजें इशिका पर क्यों केंद्रित थीं? कुतिया, तुम कितनी भी खूबसूरत हो, तुम्हारा स्वभाव कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी हो, अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गई तो मैं तुम्हें जीने और मरने दोनों में तकलीफ दूंगी। जलन से भरी संघमित्रा ने इशिका को थप्पड़ मारा। अचानक पास खड़े जितेन ने संघमित्रा का हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे रोका? संघमित्रा ने जितेन को घूर कर देखा। तीसरे राजकुमार, तुम्हें वाकई उसकी परवाह नहीं है ना? या तुम वाकई सोचते हो कि यह कुतिया तुम्हारे साथ बेहतर भविष्य बनाएगी? क्या तुम्हें पता है कि वह कितनी प्रतिभाशाली है? बस कुछ ही पलों में वह छठी सीमा तक पहुंच गई। उसकी प्रतिभा के साथ भविष्य में 7वीं सीमा में प्रवेश करना बहुत संभव है। एक बार अगर वह यहां से जिंदा निकल गई तो तुम और मैं भविष्य में एक नया दुश्मन पालेंगे। क्या तुम वाकई भविष्य में ऐसी डरावनी महिला का सामना करना चाहते हो क्या? या तुम सोचते हो कि वह तुम्हारी औरत बनने के बाद तुम्हारी बात मानेगी? जितेन, अगर तुम इतने आकर्षक होते तो तुम्हें इतने सालों तक उसका पीछा नहीं करना पड़ता। देखो, इन सालों में तुमने उसका पीछा किया, क्या उसने कभी तुम्हें अच्छा रुख दिखाया? संघमित्रा के शब्दों को सुनकर जितेन का चेहरा और गहरा हो गया। वह इन सच्चाइयों को स्वाभाविक रूप से समझता था, लेकिन जब संघमित्रा ने इसे सार्वजनिक रूप से कहा तो वह अपनी इस इज्जत को छोड़ नहीं सका। ऐसी औरत के साथ बस खेल सकते हो, उसके साथ खेलने के बाद उसे खत्म कर दो। उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे लिए केवल खतरा लाएगी। संघमित्रा ने ठंडे स्वर में कहा, इस बात पर तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैंने पहले जो कहा वह सिर्फ मजाक के लिए था। क्या तुम वाकई सोचती हो कि मुझे नहीं पता? ऐसी औरत को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। चूंकि मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितेन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा। हैंगिंग महल के तीसरे बेटे के रूप में जितेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या करना है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सब लोग देखें, है ना? संघमित्रा ने जितेन से कहा। जितेन ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह कुछ ज्यादा था। हालांकि संघमित्रा के प्रस्ताव ने वाकई जितेन को उत्साहित कर दिया। आखिरकार इशिका एक ऊंची दर्जे की देवी जैसी शख्सियत थी, जो लोगों को ऐसा एहसास देती थी कि उसका अपमान नहीं किया जा सकता अगर वह सबके सामने। बस इसके बारे में सोचने से जितेन उत्साहित हो गया। ऐसे में चलो इसे आजमाते हैं, जितेन ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। संघमित्रा आगे बढ़ी और उसने अपने हाथ से हल्के से इशिका के चेहरे को छुआ। कितना प्रभावशाली है! मैं एक औरत होने के बावजूद खुद को आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही। अगर मैं मर्द होती
तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करती। अफसोस, मैं मर्द नहीं हूं। हालांकि आज ऐसा बड़ा तमाशा देखना भी अच्छा है। बोलते हुए संघमित्रा ने ईशिका के कपड़े पकड़े और उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की। जब अचानक एक तलवार की भावना उभरी। यह ईशिका की आखिरी तलवार की भावना थी। बुरा हुआ, संघमित्रा का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से पीछे हटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की भावना ने संघमित्रा के बाएं चेहरे को छू लिया और एक लंबा खून का निशान दिखाई दिया। चेहरे का बायां हिस्सा जल रहा था और दर्द हो रहा था। संघमित्रा ने उसे छुआ। जब उसने देखा कि उसका हाथ खून से सना हुआ है तो उसका शरीर कांपने लगा। कमबख्त कुतिया, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी जिंदगी को मरने से भी बदतर बना दूंगी। संघमित्रा का चेहरा क्रूर और विकृत हो गया और उसने तुरंत अपने हाथों को पंजों की तरह बनाकर ईशिका के चेहरे की ओर झपटा। अगर यह पंजा लग जाता तो ईशिका का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता। संघमित्रा, रुक जाओ, जितेन ने चिल्लाया। वह अभी भी संघमित्रा से कुछ दूरी पर था और उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। जब अचानक तालाब से तलवारों की गूंजती हुई चीख सुनाई दी और फिर एक तलवार की रोशनी बाहर निकली। डरावनी तलवार की रोशनी ने संघमित्रा के हाथ पर प्रहार किया और पूरी बांह टूटकर अलग हो गई। आह! संघमित्रा ने एक तीखी चीख मारी। क्या? जितेन और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। धम! अमृत तालाब अचानक फट गया और आकाश में तलवारों की रोशनी के साथ एक सुंदर युवक धीरे धीरे अमृत तालाब के तल से ऊपर उठा। वह मरा नहीं। ईशिका की मंद और खूबसूरत आंखें अनायास चमक उठीं, जिसमें अनियंत्रित आश्चर्य था। रुद्र को केंद्र में रखकर तलवार का क्षेत्र जल्दी से लगभग 400 फीट तक फैल गया, जो लगभग पूरी तरह से जितेन और अन्य लोगों को कवर कर रहा था। 400 फीट का तलवार क्षेत्र, वह तीसरी सीमा तक पहुंच गया। खजाना हॉल और शून्य परीक्षा के नेतृत्व में बुजुर्गों ने गंभीर चेहरा बनाया। तीसरे स्तर तक पहुंचा। एक तलवार राजा वास्तव में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आखिरकार तीसरी सीमा तक पहुंचना पहले से ही काफी खतरा है, खासकर जब रुद्र अभी भी तलवार राजा है। अपने घाव को पकड़े हुए संघमित्रा ने रुद्र को घूरा। उसकी आंखों में अनियंत्रित आश्चर्य दिखा। यह कैसे संभव हो सकता है? यह नश्वर क्षेत्र का तुच्छ कीड़ा तीसरी सीमा तक कैसे पहुंच सकता है? कमबख्त चीज, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। इधर आओ और उसे मार डालो। नहीं, उसे मत मारो, उसे जिंदा छोड़ दो, संघमित्रा ने गुस्से में चिल्लाया। अचानक खजाना हॉल के सभी लोग हरकत में आ गए। चिंता न करें कमांडर इन चीफ, मैं इस व्यक्ति का सिर आपके लिए उतार दूंगी। एक बूढ़ी औरत ने नेतृत्व किया और सीधे रुद्र की ओर कत्ल करने चली। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो तीसरी सीमा तक पहुंच चुकी थी। भले ही रुद्र तलवार राजा हो, वह अभी अभी प्रगति किया था। बाकी लोग भी पीछे पीछे आए, इस कोशिश में कि वे भी कुछ हासिल कर लें। आखिरकार यह एक बड़ा उपलब्धि थी अगर वे रुद्र को घेर कर मार सकते। यहां तक कि उसे काटने से भी बड़ा इनाम मिल सकता था। मारने के लिए आ रही बूढ़ी औरत का सामना करते हुए रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से कदम रखा। उसके कदम के साथ जमीन अचानक जोर से कांपने लगी और तुरंत दब गई। अगले पल रुद्र बूढ़ी औरत के सामने पहुंच गया और अपने शरीर को जोर से बगल में ले गया, जिससे उसके आसपास की हवा में विस्फोट हो गया। क्या? शारीरिक सम्राट! बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और अपनी ताकत वापस लेना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धम! रुद्र ने बूढ़ी औरत से जोरदार टक्कर मारी। पफ! बूढ़ी औरत को ऐसा लगा जैसे उसे एक विशाल पहाड़ से टक्कर मार दी गई हो। उसने मौके पर ही खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। अगर उसने अपनी ताकत का कुछ हिस्सा वापस नहीं लिया होता तो यह टक्कर उसे मार देती। शारीरिक सम्राट! इतना डरावना! इस समय रुद्र ने उसे थप्पड़ मारा। बुरा हुआ, बूढ़ी औरत छिपना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र का थप्पड़ इतना तेज था कि बूढ़ी औरत का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और टूटी हड्डियां आसपास के क्षेत्रों में उड़ गईं। डरावनी अवशिष्ट शक्ति वाली हड्डी के टुकड़ों ने खजाना हॉल के उन मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वालों को छेद दिया जो आसपास थे। वे चीखते हुए जमीन पर गिर गए और कुछ ने मौके पर ही भूतों और भेड़ियों की तरह चीखें मारीं।
शून्य परीक्षा महल के लोगों के चेहरे बदल गए और यहां तक कि जितेन भी तनावग्रस्त दिखा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा कि वह तलवार और शरीर की कल्टीवेशन को एक साथ कर सकता है, और दोनों ही शारीरिक सम्राट और तलवार सम्राट के स्तर तक पहुंच गए। अगर तलवार और शरीर के सह कल्टीवेशन करने वाले दोनों सम्राट बन जाएं, तो यह एक और सीमा जोड़ने के बराबर होगा। रुद्र की वर्तमान क्षमता पूरी तरह से चौथे स्तर के व्यक्ति के बराबर थी। संघमित्रा की आंखों में डर था। वह डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कीड़ा, जिसे वह कभी भी कुचल सकती थी, इतना शक्तिशाली हो जाएगा। अब यह उसकी जान को भी खतरा बन गया था। जितेन, अगर तुम अब कार्रवाई नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, संघमित्रा ने जितेन पर क्रूरता से चिल्लाया। अगर मैं कार्रवाई नहीं करता तो क्या? जितेन ने संघमित्रा को गुस्से से देखा। तुम खुद को बचा भी नहीं सकती और मुझे आदेश देना चाहती हो? तो क्या अगर तुम खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग की सीधी पोती हो? मैं तुम्हारी गलती नहीं मानूंगा। जितेन, अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे और मेरे बीच की सारी बातचीत को खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल में वापस भेज सकती हूं। बेशक मैं 10,000 तलवारों का महल को भी एक प्रति दूंगी। उस समय तुम तीसरे महल क्या अभी भी स्थिर रह सकते हो? संघमित्रा ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मुझे वैसे भी मरना ही है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच हुई बात फैल जाएगी। उस समय तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। भले ही मैं बातचीत न फैलाऊं, क्या तुम्हें लगता है कि यह कुतिया और कीड़ा हमें छोड़ देंगे? जितेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि संघमित्रा अभी भी उसकी योजना को पकड़े रहेगी, लेकिन उसे संघमित्रा की योजना से डर नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही योजना बना ली थी और वह इसे पूरी तरह से रोक सकता था। लेकिन संघमित्रा सही थी। अगर इशिका को रुद्र ने बचा लिया तो उसे निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल होगी, और 10,000 तलवारों का महल निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। ऐसे में कोई उपाय नहीं है। जितेन ने आह भरी और फिर रुद्र की ओर देखा। लड़के, तुम काफी काबिल हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे प्रति वफादार होने को तैयार हो तो मैं न केवल तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, बल्कि तुम्हें अपने सबसे वफादार कुत्ते के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। भविष्य में जब मैं शून्य परीक्षा महल का प्रभारी बनूंगा तो मैं तुम्हें एक उच्च पद दे सकता हूं, और यहां तक कि तुम्हें 10,000 लोगों के ऊपर और एक व्यक्ति के नीचे बना सकता हूं। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक जितेन के सामने प्रकट हुआ और जितेन पर मुक्का मारा। जितेन ने अपने हाथ को हथेली में बदला और रुद्र पर थप्पड़ मारा। धम! जितेन एक कदम पीछे हट गया, जबकि रुद्र हैरान होकर काफी दूरी तक पीछे खिसक गया। क्या? संघमित्रा ने जितेन को आश्चर्य से देखा। यहां तक कि जितेन के पीछे चलने वाले शून्य परीक्षा महल के लोग भी स्तब्ध रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जितेन इतना गहरा छिपा रहा था। जितेन की असली ताकत 5वीं सीमा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना महत्वाकांक्षी है। उसकी मौजूदा क्षमता के साथ वह पहले महल से ज्यादा दूर नहीं है। वह भविष्य में पहले महल को भी पकड़ सकता है। संघमित्रा ने जटिल भाव से जितेन को देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितेन इतना गहरा छिपा रहा था कि उसके पीछे चलने वालों को भी नहीं पता था कि जितेन 5वीं सीमा तक पहुंच चुका था। इशिका ने जितेन और रुद्र को देखा। उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसका तलवार दिल उसे बता रहा था कि रुद्र इतनी आसानी से नहीं हारेगा। यहां तक कि जहरीला अमृत तालाब भी रुद्र को नहीं मार सका। भले ही जितेन 5वें स्तर का व्यक्ति हो, वह रुद्र को मार नहीं सकता। अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, है ना? तुम्हारा तलवार और शरीर का सह कल्टीवेशन करना, दोनों का सम्राट बनना, तीसरी सीमा को तोड़ना, फिर भी तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। जितेन ने आंखें सिकोड़कर रुद्र को नीचे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। क्या तुम मेरे सामने समर्पण करना चुनते हो या मरना? तीसरा विकल्प, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। तीसरा विकल्प? जितेन ने भौहें सिकोड़ ली। अगले पल रुद्र ने स्वर्गीय पंख तलवार छोड़ी, 1 में 1000 तलवारें। वही मार्शल आर्ट, लेकिन शक्ति पहले से पूरी तरह अलग थी। खासकर तलवार और शरीर के सम्राट बनने के बाद रुद्र की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। बैंग! स्वर्गीय पंख तलवार इस शक्ति को और सहन नहीं कर सकी और मौके पर ही ढह गया।
जिससे पता चलता है कि रुद्र का यह प्रहार कितना शक्तिशाली था। इस प्रहार का सामना करते हुए जितेन ने लापरवाही नहीं की और अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। साथ ही उसके हाथ में पंखा एक शक्तिशाली रोशनी के साथ फट गया। यह एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक हथियार था। जैसे ही पंखा नाचा, यह एक विशाल कवर में बदल गया जो जितेन के शरीर को ढक रहा था। स्वर्गीय पंख तलवार ने कवर पर प्रहार किया। धम! हवा का प्रवाह पूरी तरह से विकृत हो गया और डरावना प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे कुछ कम क्षमता वाले मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वालों का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी इस छोटी सी ताकत से तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? चूंकि तुम मेरे सामने समर्पण नहीं करना चाहते तो तुम मर जाओ। जितेन की आंखों में हत्या की मंशा दिखी। तुम अपनी राह पर जा सकते हो। रुद्र की पुतलियों में बिजली चमकी। क्या? जितेन का शरीर जम गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक काली रोशनी ने उसकी भौहों को भेद दिया। यह एक उड़ती हुई तलवार थी। रुद्र की मौजूदा ताकत द्वारा संचालित पृथ्वी हथियार उड़ते तलवारों ने और भी आश्चर्यजनक शक्ति दिखाई। यहां तक कि जितेन द्वारा पहना गया उच्च ग्रेड आध्यात्मिक कवच भी पृथ्वी हथियार उड़ते तलवारों के प्रवेश को नहीं रोक सका। जितेन ने रुद्र को अवाक देखा। अपनी मृत्यु के क्षण तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रुद्र के हाथों इस तरह मरेगा। जितेन मर गया। हैंगिंग हॉल के लोगों के चेहरे बदल गए। संघमित्रा स्तब्ध थी और रुद्र को अवाक देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि जितेन, जो 5वीं सीमा को तोड़ चुका था, रुद्र के हाथों मर गया। उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। निकालो, यहां से निकल जाओ, हैंगिंग हॉल के नेता ने चिल्लाया। निकालो। हम और कहां निकाल सकते हैं? पीछे खड़े व्यक्ति ने अजीब तरह से कहा। तब जाकर हैंगिंग हॉल के सभी लोगों ने ध्यान दिया कि उनके द्वारा खोली गई दरार बहुत पहले ठीक हो चुकी थी। इसे फिर से खोलने में कम से कम कई घंटे लगेंगे और उन्हें एक साथ काम करना होगा। पृथ्वी हथियार और उड़ते तलवार लगातार शूट की, और चाहे वह शून्य परीक्षय महल के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वाले हों या खजाना हॉल के, सभी छेद दिए गए और कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। एक के बाद एक मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वाले गिर गए। कुछ लोग भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी उड़ते तलवारों की भेदने वाली शक्ति से नहीं बच सका। जब आखिरी व्यक्ति को छेदा गया तो रुद्र ने उड़ती तलवार वापस ली और फिर उसकी नजर संघमित्रा पर गई। रुद्र की नजर को छूते ही संघमित्रा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह अनायास एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर और बढ़ गया। नश्वर क्षेत्र में पहले का वह कीड़ा इस हद तक बढ़ गया। संघमित्रा का भाव बेहद जटिल था और साथ ही उसे गुप्त रूप से पछतावा था कि अगर उसे पता होता कि रुद्र इस हद तक बढ़ेगा तो उसे खिलौना नहीं मानना चाहिए था, बल्कि उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए था। अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मजा लेने के लिए तुमने मेरे पीछे लोग भेजे और मुझे खिलौना समझा, सिर्फ इसलिए कि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र से हो और हमें नश्वर क्षेत्र के लोगों को कीड़े की तरह मानते हो। जब चाहो कुचल दो, जब चाहो खेलो। रुद्र धीरे धीरे संघमित्रा की ओर बढ़ा। संघमित्रा अनायास पीछे हट गई। उसका चेहरा डर से भरा था। यहां तक कि जितेन, जो 5वीं सीमा को तोड़ चुका था, रुद्र के हाथों मर गया। वह चाहे कितनी भी मजबूत हो, रुद्र से मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूं, सब कुछ। संघमित्रा ने दांत पीसकर कहा। मुझे कुछ भी दे सकती हो? रुद्र ने संघमित्रा को देखा। गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में खजाना हॉल कैसा रहेगा? मैं खजाना हॉल की महाप्रबंधक हूं। मुझे नियंत्रित करके तुम खजाना हॉल को नियंत्रित कर सकते हो। इसमें हर साल बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन संसाधन हैं। अगर तुम इन कल्टीवेशन संसाधनों का उपयोग करोगे तो तुम और मजबूत स्तर तक पहुंच सकते हो। जब संघमित्रा ने यह कहा तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने एक हाथ से अपने कपड़े हटाए, जिससे उसका सुंदर शरीर दिखाई दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी औरत बन सकती हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मेरे दादाजी खजाना हॉल के पूर्वी सीमा हॉल के दूसरे बुजुर्ग हैं, जो तीसरे स्थान पर बैठे हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो
तो तुम्हारी प्राकृतिक क्षमता और मेरे प्रबंधन के साथ मैं तुम्हें भविष्य में उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती हूं, और यहां तक कि खजाना हॉल के पूर्वी हिस्से के मुख्य हॉल को नियंत्रित कर सकती हूं। बाद में बोलते हुए संघमित्रा की आंखें गर्म हो गईं। अब वह पहले रुद्र को स्थिर करेगी और फिर धीरे धीरे अपनी सुंदरता का उपयोग करके रुद्र को अपने पैरों के नीचे समर्पण कराएगी। अंत में वह उसे अपने हिसाब से चलाएगी। बाद में जब वह बड़ा हो जाएगा और सत्ता पर कब्जा कर लेगा, तब उससे निपट सकती है। संघमित्रा को डर नहीं था कि रुद्र ललचाएगा नहीं। आखिरकार गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में खजाना हॉल बड़े शहरों की उन शाखाओं से कम नहीं है। अगर रुद्र बड़ा होना चाहता है तो उसे बहुत सारे कल्टीवेशन संसाधनों की जरूरत होगी। सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वाला भी बिना कल्टीवेशन संसाधनों के ऐसी परिस्थितियों में बढ़ना मुश्किल होता है। इस समय रुद्र रुक गया। ईशिका ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। रुद्र वाकई संघमित्रा के बहकावे में नहीं आ सकता। अगर ऐसा था तो उसने रुद्र को गलत समझा था। रुद्र की हरकत को देखकर संघमित्रा खुशी छिपा नहीं सकी। बिल्कुल, पुरुष सब एक जैसे होते हैं। सभी को सत्ता में रहना पसंद होता है। जब समय आएगा मैं अपने दादाजी से फिर से बात करूंगी। तुम्हारी क्षमता के साथ मेरे दादाजी निश्चित रूप से तुम्हारा पहले उपयोग करेंगे। ऐसे में तुम भविष्य में पूर्वी सीमा मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकोगे, संघमित्रा ने जल्दी से कहा। जब रुद्र ने अपनी तलवार को चाकू में बदला और संघमित्रा की दूसरी बांह काट दी। एक तीखी चीख निकली और दोनों बाहें खो चुकी। संघमित्रा ने रुद्र को डर से देखा। क्या रुद्र अभी ललचाया नहीं था? अचानक मन क्यों बदल लिया? संघमित्रा को समझ नहीं आया कि इतने अच्छे प्रस्ताव को रुद्र ने क्यों नहीं स्वीकार किया। तुमने जो भविष्य बताया वह वाकई बहुत सुंदर है और शायद कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब तक मैंने लगभग अपने दम पर वह हासिल किया है जहां मैं आज हूं। खजाना हॉल अभी मेरे लिए बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतेगा। शायद यह इतना नहीं रहेगा। रुद्र ने शांतिपूर्वक संघमित्रा को देखा। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे नियंत्रण से बच गया और तुम्हारे नियंत्रण के अनुसार नहीं मरा। तुमने मेरे पीछे लोग भेजे और यहां तक कि मेरे परिवार और दोस्तों को बेधड़क नुकसान पहुंचाया। समर्थ जुड़वा पर्वतीय गुप्त भूमि में जा सकता था, लेकिन तुमने उसे रास्ते में रोक लिया। उसने क्या गलती की थी? सिर्फ इसलिए कि वह मेरा दोस्त था तुम उसे मारना चाहती थी। समर्थ की मृत्यु के बारे में सोचकर रुद्र की आंखें लाल हो गईं। एक तलवार के झटके से संघमित्रा का बायां पैर मौके पर कट गया। संघमित्रा फिर से चीख पड़ी। वह खड़े न रह सकने के कारण जमीन पर गिर गई। उसने अपनी बाहें और बायां पैर खो दिया था और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन चाहे वह कितना भी संघर्ष करे वह खड़ी नहीं हो सकी। इस दृश्य को देखकर ईशिका का भाव पहले जैसा ही रहा और उसे क्रूर नहीं लगा, क्योंकि वह पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर रुद्र ने नहीं कहा होता कि वह खुद इस मामले को हल करेगा, तो ईशिका ने बाहर ही संघमित्रा को मार दिया होता। संघमित्रा ने जो कुछ पहले किया था वह 100 बार मरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। तुम्हारी वजह से ईशिका को ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। वह यहां लगभग मर गई थी। रुद्र ने संघमित्रा के दाहिने पैर पर कदम रखा। जैसे ही हड्डियां टूटीं, संघमित्रा ने और भी दुखद चीख मारी। वह बेहोश हो सकती थी, लेकिन रुद्र ने अपनी ताकत का उपयोग करके उसे होश में रखा। ईशिका ने आश्चर्य से रुद्र को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उसका बदला लेगा। हालांकि वह खुद बदला ले सकती थी, लेकिन यह एहसास अपने आप बदला लेने से पूरी तरह अलग था। अचानक ईशिका ने रुद्र को देखने का तरीका कुछ अलग हो गया। पहले वह रुद्र की बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद उसे पता चला कि रुद्र का व्यक्तित्व इतना अच्छा था। रुद्र अपने परिवार और दोस्तों के प्रति कभी कंजूस नहीं था। रुद्र ने ड्रैगन स्पिरिट मनोवृक्ष जड़ जैसी कीमती दवा को उसे खिलाने में संकोच नहीं किया। अगर कोई और होता तो क्या वह ऐसी चीज दूसरों को देने को तैयार होता? तुम जैसी जहरीली औरत इस दुनिया में आखिरकार एक आपदा ही होगी। लोगों में कोई नीचता नहीं होती, वे नश्वर क्षेत्र से हों या आध्यात्मिक क्षेत्र से, सभी एक जैसे हैं।
तुम आध्यात्मिक क्षेत्र से हो तो क्या तुम्हें क्या हक है कि हमें नश्वर लोगों को कीड़े समझो? याद रखो, अगले जन्म में ऐसा मत करना। रुद्र ने बोलने के बाद संघमित्रा की गर्दन पर कदम रखा। क्लिक। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने के साथ संघमित्रा ने 2 बार संघर्ष किया और अंत में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अपनी मृत्यु तक संघमित्रा की आंखें अनिच्छा से भरी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस लड़के के हाथों मरेगी जिसे वह कभी कीड़ा मानती थी। संघमित्रा से निपटने के बाद रुद्र ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार समर्थ का बदला ले लिया। अब समर्थ शांति से आराम कर सकता था। तुम अब कैसे हो? रुद्र ईशिका की ओर बढ़ा और पूछा। शरीर में अभी भी नाइटमेयर जहर गैस का बड़ा हिस्सा है और इसे पूरी तरह से निकालने में कई दिन लगेंगे। रुद्र, मुझे डर है कि मुझे अगले कुछ समय तक तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, ईशिका ने असहाय रूप से कहा। तुम्हारे और मेरे बीच औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आओ, मैं तुम्हें पीठ पर उठाता हूं। रुद्र नीचे झुका और पहले उसे थोड़ा डर था कि ईशिका को शर्मिंदगी होगी, लेकिन ईशिका ने उदारता से अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र को उसे पीठ पर उठाने दिया। पहले संघमित्रा और अन्य लोगों के कारण रुद्र केवल भागने पर ध्यान दे रहा था और उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। अब ईशिका को पीठ पर उठाने के बाद एक आकर्षक एहसास अनायास उभरा, लेकिन इसे रुद्र ने जल्दी से दबा दिया। बाद में रुद्र ने जितेन से उच्च ग्रेड आध्यात्मिक कवच उतारा और संघमित्रा से मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक कवच भी उतारा। रुद्र ने फैसला किया कि वह लौटने पर अपने चाचा और साक्षी के लिए 2 आध्यात्मिक कवच पहनाएगा। वे महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी जान बचा सकते थे। सामान पैक करने के बाद रुद्र ने ईशिका को पीठ पर उठाया और दूसरी दिशा में खोज करने की तैयारी की। वह यहां है, सुद्रस की गहरी आवाज आई। वह कौन? रुद्र ने अनायास पूछा। वह गद्दार रचिता, सुद्रस ने गहरे स्वर में कहा। रुद्र अचानक रुक गया क्योंकि उसे एक अत्यंत डरावनी तलवार की भावना का एहसास हुआ जो उसके सामने प्रकट हुई थी। यह तलवार की भावना इतनी प्रबल थी कि इसने आसपास की दुनिया को ढक लिया था। तलवार की भावना में एक लाल आकृति धीरे धीरे उभरी। दुनिया में ऐसा लग रहा था जैसे यह आकृति ही एकमात्र थी जो मौजूद थी। अंतहीन तलवार की भावना उसमें से लगातार बढ़ रही थी और यह आकाश और पृथ्वी को दबाने के संकेत दे रही थी। डरावना। रुद्र का शरीर तुरंत जम गया। ऐसा नहीं था कि वह हिलना नहीं चाहता था, बल्कि वह हिल नहीं सकता था। इस लाल आकृति में निहित तलवार की भावना बहुत डरावनी थी, कल्पना से परे। क्या यह वह व्यक्ति है जो सुद्रस के बाद दूसरे स्थान पर है? यह उसका असली शरीर नहीं है, यह सिर्फ उसके द्वारा छोड़ा गया तलवार का साया है। सुद्रस की आवाज आई। यह सिर्फ तलवार का साया है। रुद्र ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली और फिर उसका मन फिर से तनावग्रस्त हो गया। सिर्फ बची हुई तलवार की भावना इतनी डरावनी थी। अगर वह स्वयं होती तो कितनी डरावनी होती। हालांकि यह सिर्फ तलवार का साया है, फिर भी ज्यादा लापरवाही मत करना। इस तलवार का साये में गद्दार की चेतना शामिल है। यह गद्दार आसानी से निपटने वाली नहीं है, सुद्रस ने गंभीरता से कहा। इस तलवार का साये द्वारा बेतरतीब ढंग से छोड़ी गई तलवार की भावना मुझे मारने के लिए काफी है, रुद्र ने कड़वे हास्य के साथ कहा। आसानी से निपटने की बात थी। रचिता द्वारा छोड़ा गया तलवार का साया इतना डरावना था, उसके शरीर से निकलने वाली तलवार की भावना पहले ही रुद्र की समझ से परे थी। यहां तक कि उसकी शक्ति का एक रेशा भी रुद्र को मारने के लिए काफी था। यह तलवार का साया नजदीक आ रहा है। अगर वह तुम्हारे करीब आ गई तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर पर तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा को महसूस कर लेगी। तुम जो कल्टीवेशन कर रहे हो वह मेरे द्वारा बनाया गया पूर्ण तलवार शरीर है और उसने भी इसे कल्टीवेशन किया है, सुद्रस ने गहरे स्वर में कहा। जैसे ही उसका तलवार का साया तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्ण तलवार शरीर को नोटिस कर लेगी और उसे निश्चित रूप से शक होगा। इसलिए तुम्हें उसके तलवार का साये को नष्ट करना होगा। एकमात्र तरीका उसे मारना है। भले ही उसका शरीर उसके तलवार का साये को नोटिस कर ले, तब तक कुछ समय बीत चुका होगा। सुद्रस की बात सुनकर रुद्र तनावग्रस्त हो गया। तो मुझे उसे कैसे मारना चाहिए? रुद्र ने पूछा।
बेशक तुम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते। भ्रांति उसे मार सकती है, लेकिन उसके तलवार का साये को नष्ट करना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, जब तुम बाद में उसे मारने जाओ तो पूरी कोशिश करना कि तलवार का साया भ्रांति में डाल दो। सुदरस ने गहरे स्वर में कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। हालांकि वह सतह पर शांत था, लेकिन गहराई में वह बेहद चिंतित था। आखिरकार उसे रचिता के तलवार के साये से निपटना था। रचिता कौन है? 9 आकाशों के दैवीय क्षेत्र में सुदरस सबसे अच्छा तलवारबाज है, और रचिता सुदरस के बाद दूसरी सबसे अच्छी तलवारबाज है। और सुदरस की स्मृति में रचिता के कुछ कारनामों का रिकॉर्ड है। सभी शिष्यों में रचिता सुदरस की सबसे पसंदीदा है, क्योंकि उसकी तलवार कला में प्रतिभा इतनी उच्च है। उसकी तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा सभी को चरम तक कल्टीवेशन की गई है, जो लगभग रुद्र से कम नहीं है। इसके अलावा सुदरस की नजर में रचिता सभी शिष्यों में एकमात्र ऐसी है जो युद्ध देवता पर हमला कर सकती है। वरिष्ठ, मैं 10,000 तलवारों का महल फीनिक्स की पहली छाया हूं। इशिका ने जल्दी से अपना नाम बताया, और साथ ही सतर्कता के साथ नजदीक आ रहे रचिता की तलवार का साये को देखा। उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है, लेकिन वह उस तलवार की भावना के आतंक को महसूस कर सकती थी। भले ही वह 10,000 तलवारों का महल के मास्टर द्वारा छोड़ी गई तलवार की भावना से ज्यादा कुछ नहीं थी। रचिता की तलवार का साया और नजदीक आ रहा था, और डरावनी तलवार की भावना से ढकी आकृति और स्पष्ट हो रही थी। बस उसकी अत्यंत संतुलित आकृति ही लोगों के दिल को कांपने के लिए काफी थी। यहां तक कि आश्चर्यजनक इशिका भी गुप्त रूप से प्रशंसा करने से नहीं रोक सकी कि इस वरिष्ठ की आकृति इतनी पूर्ण थी जैसे तलवार की वक्रता। रुद्र ने गुप्त रूप से ताकत जमा की, और भ्रांति किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। अचानक रचिता की तलवार का साया हिल गया, और जबरदस्त तलवार की भावना बह निकली, और डरावनी शक्ति ने तुरंत रुद्र और रुद्र को ढक लिया। बुरा हुआ, रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रचिता के तलवार का साया पहले कार्रवाई करेगा। क्या उसने पहले ही कुछ नोटिस कर लिया था, इसलिए पहले हमला करना बेहतर था? रुद्र, सावधान! इशिका ने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन उसकी ताकत ठीक नहीं हुई थी, और वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। वह केवल दोनों को तलवार की भावना द्वारा निगलते हुए देख सकती थी। गलत! रुद्र ने आश्चर्य से देखा। भ्रांति छोड़ने वाला रुद्र अचानक कुछ गलत महसूस हुआ। हालांकि वह तलवार की भावना द्वारा निगल लिया गया था, डरावनी तलवार की भावना ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। ये क्या हो रहा है? जब रुद्र उलझन में था, तलवार की भावना पहले से ही इशिका को गला घोंटने की ओर बढ़ चुकी थी। तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। अगर मैं नहीं मरा तो तुम्हें पछतावा होगा, रुद्र ने गुस्से में चिल्लाया। इशिका को गला घोंटने वाली तलवार की भावना अचानक पीछे हट गई, और फिर एक शक्ति ने इशिका को मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। डरावनी तलवार की भावना में रचिता के तलवार का साया और रुद्र एक एक जगह पर खड़े थे। उभरती तलवार की भावना के कारण रचिता के तलवार के साये का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। हाँ, मजेदार, वाकई मजेदार। गद्दार का तलवार का साया और उसकी छोड़ी गई चेतना का एक रेशा वास्तव में उसके नियंत्रण से बच गया और अपने आप में एक आत्मा बन गया। सुदरस अचानक हंस पड़ा। इसका क्या मतलब है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। रचिता द्वारा छोड़ा गया तलवार का साया उसके अपने मांस और खून के हिस्से से बदला गया था, ताकि ऐसा तलवार का साया काफी लंबे समय तक टिक सके। तलवार का साया तलवार कल्टीवेशन करने वाले का क्लोन भी कहलाता है, समझे? उसने क्लोन में अपनी चेतना का एक रेशा छोड़ा, और नतीजतन इस चेतना ने स्वायत्त चेतना को जन्म दिया, और उसने उसका विश्वासघात किया। इसमें पहले से ही आध्यात्मिक बुद्धि है, जिसे स्वायत्त आध्यात्मिकता कहा जाता है, सुदरस ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र को कुछ समझ आया, लेकिन क्लोन की बात वह समझ गया। सुदरस के क्षेत्र तक पहुंचने के बाद वह अपने मांस और खून का उपयोग करके इच्छानुसार क्लोन बना सकता था। स्वाभाविक रूप से सुदरस के बाद दूसरी सबसे अच्छी रचिता भी ऐसा कर सकती थी। वह अपने मांस और खून के हिस्से का उपयोग करके एक क्लोन तलवार का साया बनाती थी, ताकि वह मुख्य शरीर की ओर से काम कर सके। हालांकि रुद्र हैरान था
कि क्लोन अपने आप में आत्मा बन सकता था। वह नियंत्रण से बाहर हो गई। क्या रचिता को पता है? रुद्र ने पूछा। पता नहीं। तुम्हें पहले इस तलवार का साय से पूछना होगा। अब यह शायद तुम्हें मेरे रूप में देख रहा है, सुदर्श ने गहरे स्वर में कहा। मुझे तुम समझ रहे हो? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। यह अपने आप में आत्मा बन गया है, इसलिए इसके पास इस ट्रेनिंग हॉल को नियंत्रित करने की क्षमता है और इसे ट्रेनिंग हॉल के आसपास की स्थिति का पता होना चाहिए। तुमने पहले प्राचीन खंडहरों में भ्रांति का उपयोग किया था और वह मेरा है। मेरे अलावा कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता, सुदर्श ने कहा। रुद्र भ्रांति का उपयोग कर सका क्योंकि सुदर्श अब प्राचीन गुप्त क्षेत्र पर निर्भर था और रुद्र प्राचीन गुप्त क्षेत्र का मालिक था, जिसके कारण भ्रांति ने रुद्र को अपने मालिक के रूप में मान्यता दी। अब हमें क्या करना चाहिए? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। अब तुम स्वयं देवता हो। अगर यह तुम्हें नहीं मारता तो यह निश्चित रूप से तुमसे मदद मांग रहा है। यह अपने आप में आत्मा बन गया है। देर सबेर रचिता इसे नोटिस कर लेगी और निश्चित रूप से इसे खत्म कर देगी और इस शक्ति को वापस ले लेगी। इसलिए अगर इसे जीवित रहना है तो इसे समर्थन ढूंढना होगा। अब क्या तुम समझ गए कि मेरा मतलब क्या है? सुदर्श ने कहा। तो यह बात है, मैं समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया, पहले से ही जानते हुए कि क्या करना है। याद रखो, अब तुम मेरे देवता हो, मेरे नाम को मत खराब करना, सुदर्श ने हंकारा। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर रचिता के तलवार का साए की ओर देखा और सुदर्श के लहजे में कहा, बेकार की बात करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे सामने इसलिए प्रकट हुए क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं भविष्य में तुम्हारी रक्षा करूं, है ना? तुम वाकई। रचिता के तलवार के साए की आवाज में अनियंत्रित कांप थी। हालांकि यह एक क्लोन था, लेकिन यह भी मांस और खून से बना एक जीवित प्राणी था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें न केवल रचिता के शरीर की शक्ति और तलवार की भावना विरासत में मिली थी, बल्कि रचिता के शरीर की कुछ यादें भी थीं। सुदर्श वह व्यक्ति है जिसका रचिता पर सबसे ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि वह उसका गुरु था। बचपन से लेकर बड़े होने तक सुदर्श की महिमा ने हमेशा रचिता को डराया था। रचिता के तलवार का साया पहले निश्चित नहीं था, लेकिन उसे कुछ शक था। जब उसने भ्रांति को नोटिस किया तो उसे अविश्वसनीय लगा और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि सुदर्श वास्तव में अभी भी जीवित है। फिर उसने देखा कि रुद्र ट्रेनिंग हॉल में कदम रखता है और फिर जहरीले आध्यात्मिक तरल तालाब में प्रवेश करता है। यह देखकर कि रुद्र न केवल जीवित रहा, बल्कि एक के बाद एक टूपो करता गया, उसे और शक हुआ। आखिरकार उसने रुद्र के सामने प्रकट होने का फैसला किया ताकि रुद्र की प्रतिक्रिया देख सके। रुद्र की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। वह एक नजर में उसकी उत्पत्ति और उसके विचारों को देख सकता था। दुनिया में सुदर्श के अलावा कोई और नहीं था जो इसे तुरंत देख सके। जब तक रुद्र बोला, रचिता के तलवार का साया जी बैनशांग यह पक्का कर चुका था कि रुद्र सुदर्श है। हालांकि उसे नहीं पता था कि सुदर्श ऐसा क्यों बन गया। लेकिन रचिता के तलवार का साया हैरान नहीं था, क्योंकि सुदर्श 9 आकाशों के दैवीय क्षेत्र में 6 युद्ध देवता में से एक है और उसके पास इतनी सारी क्षमताएं हैं कि यहां तक कि रचिता और अन्य लोगों को भी नहीं पता कि सुदर्श क्या क्या कर सकता है। मैं यहां तुमसे शर्तों पर बात करने आई हूं, न कि तुम्हारे द्वारा चलाई जाने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा, साथ ही तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं के साथ मुझे मारना मेरे लिए आसान होगा। रचिता के तलवार का साया बोला और उसका लहजा अपनी मूल धुन में लौट आया था। हालांकि उसके सामने रुद्र सुदर्श था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत कमजोर थी। चाहे सुदर्श पहले कितना भी शक्तिशाली था, इतनी कमजोर कल्टीवेशन के साथ वह उसे कैसे धमकी दे सकता था? तुम वाकई मुझे मार सकती हो, लेकिन मुझे मारने के बाद क्या? क्या तुम यहां छिपकर मरने का इंतजार करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि रचिता तुम्हें छोड़ देगी? तुम अपने आप में आत्मा बन गई हो और तुम उसके नियंत्रण से बाहर हो गई हो। क्या वह अपने मांस और शक्ति का हिस्सा अपने आप से अलग होने देगी? रुद्र ने रचिता के तलवार के साए को घूरा। तुम्हें कुछ समझना होगा। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। सिर्फ इसलिए कि तुम अब मेरी मदद कर रहे हो? हास्यास्पद मत बनो। सुदर्श, तुम पहले वाकई मजबूत थे,
अगर तुम अपनी चरम स्थिति में यह कहते तो मैं तुम पर विश्वास करती। अब तुम क्या तुम अब फिर से शिखर तक पहुंच सकते हो? ये कहना मुश्किल है। रचिता के तलवार का साया सटीक बात पर आ गया। 9 आकाशों के दैवीय क्षेत्र में पुनर्जनन असामान्य नहीं है, लेकिन पुनर्जनन के बाद चरम स्थिति में लौटना अक्सर असंभव होता है, खासकर जब शूद्रस खुद पुनर्जनन नहीं करता, बल्कि अपने शरीर पर निर्भर करके पुनर्जनन करता है। शरीर के वजन के साथ कल्टीवेशन करने का भी रिकॉर्ड है। इस तरह से शिखर तक पहुंचना और भी मुश्किल है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिर से अभ्यास करने के बराबर है। हर किसी की स्थिति अलग होती है। यहां तक कि 9 आकाशों के दैवीय क्षेत्र के 6 युद्ध देवता, अगर वे अपने शरीर बदलकर पुनर्जनन करते हैं तो वे तेजी से उच्च स्तर की कल्टीवेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर से युद्ध देवता स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। तुम वाकई सही हो। यह कहना मुश्किल है कि मैं भविष्य में चरम तक ठीक हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन यह निर्विवाद है कि मेरी मौजूदा स्थिति पहले से कमजोर नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए फिर से शिखर तक पहुंचना असंभव है? रुद्र ने हल्के से कहा। इन शब्दों को सुनकर रचिता के तलवार का साया चुप हो गया। उसे स्वाभाविक रूप से रुद्र की मौजूदा स्थिति का पता था। हालांकि उसकी कल्टीवेशन का स्तर कम था, लेकिन उसकी नींव पहले से ज्यादा मजबूत थी। यह लगभग पूर्ण रचिता की तलवार शरीर से कम नहीं थी और शारीरिक रूप से और भी मजबूत थी। तलवार और शरीर के सह कल्टीवेशन करने वाले दोनों सम्राट हैं। ऐसे आधार शरीर के साथ, शूद्रस के अपने कल्टीवेशन अनुभव के साथ, वह वाकई भविष्य में युद्ध देवता बन सकता है। अगर तलवार और शरीर के सह कल्टीवेशन करने वाले युद्ध देवता बन जाएं, तो शूद्रस कम से कम 6 युद्ध देवता में पहले स्थान पर होगा और शायद अन्य 5 युद्ध देवता को भी दबा देगा। तो उस समय क्या रचिता को अभी भी मरना नहीं पड़ेगा? रचिता के तलवार का साया चुप रहा। रुद्र का भाव पहले जैसा ही रहा, लेकिन वह गुप्त रूप से किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि रचिता के तलवार का साया क्या सोच रहा था। अब तुम कसम खाओ कि अगर तुम भविष्य में देवता बनते हो तो तुम मुझे रचिता शरीर दोगे। रचिता के तलवार का साया बोला। मैं कसम खा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा क्या? रुद्र ने रचिता के तलवार के साए को देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? तुम तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक तुम में मुझे चलाने की ताकत ना हो। अगर तुम में पर्याप्त ताकत नहीं है और तुम फिर भी मुझे चलाने की कोशिश करते हो, तो यह असंभव है। रचिता के तलवार का साया उदासीनता से बोला। मैं अभी अपने सबसे कमजोर क्षण में हूं। स्वाभाविक रूप से यह वह समय है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने पहले ही मना कर दिया, तो तुम मेरे लिए क्या काम की हो? रुद्र ने नाराजगी दिखाई। मैं महत्वपूर्ण क्षणों में तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। रचिता के तलवार का साया गहरे स्वर में बोला। तुम्हें याद रखना होगा कि मुख्य शरीर मुझे ज्यादा शक्ति नहीं देता। रास्ते की रक्षा करने के बाद मुझे ठीक होने में काफी समय लगेगा। बेशक अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कल्टीवेशन संसाधन हैं, तो तुम मेरी शक्ति की खपत को भर सकते हो, फिर बात अलग है। रुद्र मूल रूप से और मांगना चाहता था, लेकिन अंत में उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। रचिता के तलवार के साए का उसकी रक्षा करने के लिए सहमत होना पहले से ही अच्छा था। अगर वह और मांगता तो इसे गुस्सा करने में मजा नहीं आता। रचिता के तलवार के साए को काम करने के लिए चलाने की बात उसने भी कहा कि तुम में इसे चलाने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि तुम में इसके बराबर कल्टीवेशन का स्तर होना चाहिए। वह अभी कुछ समय लेगा। फिलहाल यही करना होगा। पहले वह लगभग रचिता के तलवार के साए से लड़ने वाला था, लेकिन अब न केवल उसे कठिन लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, बल्कि वह शर्तों पर बातचीत करके उसकी रक्षा भी हासिल कर सकता था। रुद्र पहले से ही बड़ा मुनाफा कमा चुका था। बाद में रुद्र ने बेहोश इशिका को पीठ पर उठाया और शूद्रस द्वारा पहले छोड़ी गई चीजों को ढूंढने की तैयारी की। ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी छोड़ी हुई चीजों का पहले ही उपयोग कर लिया है। जो बचा है वह केवल अमृत तरल का तालाब है। रचिता के तलवार के साए के शब्द आए। सब उपयोग कर लिया? रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त हो गया।
खपत को बनाए रखने के लिए मुझे कुछ बाहरी शक्ति अवशोषित करनी होगी। वे चीजें इस ट्रेनिंग हॉल में शक्ति का एकमात्र स्रोत थीं। अगर मैंने उन्हें अवशोषित नहीं किया होता तो मैं बहुत पहले गायब हो चुकी होती। रचिता के तलवार का साया बोला। मुख्य शरीर तुम्हें शक्ति नहीं देता? रुद्र ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मुझे नहीं पता कि मुख्य शरीर के साथ क्या हुआ और शक्ति की आपूर्ति कट गई। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे मुख्य शरीर के नियंत्रण से बचने का मौका कैसे मिलता? रचिता के तलवार का साया गहरे स्वर में बोला। लेकिन ज्यादा जल्दी खुश मत हो। मुख्य शरीर को मरना इतना आसान नहीं है। जब वह ठीक हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से नोटिस कर लेगी कि मैं नियंत्रण से बाहर हो गई हूं। अगर वह मुझे ढूंढ लेगी तो तुम बच नहीं सकोगे। आखिरी वाक्य धमकी नहीं था, यह सच था। रुद्र ने रचिता के तलवार के साए को स्वीकार करते समय पहले से ही इस मुद्दे के बारे में सोचा था, लेकिन इसे स्वीकार न करना भी ठीक था। जब वह प्राचीन खंडहरों में कदम रखा और भ्रांति का उपयोग किया तो रचिता के तलवार का साया पहले से ही उसे सुदृढ़ मान चुका था। अगर तुम रचिता के तलवार के साए को नहीं ले जाते तो जब रचिता का शरीर आएगा और रचिता के तलवार के साए की शक्ति और स्मृति को अवशोषित करेगा तो उसे फिर भी उसके अस्तित्व का पता चल जाएगा। तो चाहे तुम रचिता के तलवार के साए को ले जाओ या नहीं, नतीजा वही होगा। तलवार की भावना हमेशा उभरती रहती है। सुंदर आकृति को छोड़कर रचिता के तलवार का साया पूरी तरह से तलवार की भावना से ढका हुआ है। रुद्र रचिता के तलवार के साए का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन वह रचिता की आश्चर्यजनक सुंदरता को भी जानता है। रचिता भी एक आश्चर्यजनक सुंदरता है। स्वाभाविक रूप से उसके शरीर से निकाले गए तलवार का साये भी उसके शरीर पर आधारित है। यह कहा जा सकता है कि वे एक ही सांचे से बने हैं। ट्रेनिंग हॉल की बाधा को रचिता के तलवार के साये ने आसानी से काट दिया। रुद्र ने जल्दी से इशिका को पीठ पर उठाकर बाहर की ओर झपटा। प्राचीन खंडहरों में कई मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वाले चल रहे थे। रुद्र ने रचिता के तलवार के साए को लिया और उन मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वालों से बचता रहा। पहले रचिता के तलवार का साया थोड़ा अधीर था और सीधे भागना चाहता था, लेकिन रुद्र ने उसे समझाया कि उसे दूसरों द्वारा नोटिस किया जा सकता है। अगर रचिता के अधीनस्थों को पता चला तो यह मुसीबत होगी। यह वाक्य बहुत उपयोगी था। रचिता के तलवार का साया फिर कभी उन्मादी नहीं हुआ, बल्कि रुद्र के पीछे पीछे चला और रास्ते में कई मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वालों से बचा। प्राचीन खंडहरों का निकास दूसरी तरफ था। रुद्र ने रचिता के तलवार के साए के साथ प्राचीन खंडहरों को छोड़ने के बाद गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर के बाहर लौट आया। क्या यह आध्यात्मिक क्षेत्र का एक बड़ा शहर है? यहाँ काफी लोग हैं। वाकई मजेदार है। मैं अकेले घूमने जा रही हूं और फिर तुम्हारे पास लौटूंगी। रचिता के तलवार का साया ने अपनी तलवार की भावना को नियंत्रित किया, जिससे उसका अत्यंत सुंदर चेहरा दिखाई दिया। हालांकि रुद्र ने इसे सुदृढ़ की स्मृति में अनगिनत बार देखा था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना स्मृति में देखने से ज्यादा आश्चर्यजनक था। रचिता 9 आकाशों की देवी जितनी सुंदर है, जो लोगों के दिल को कांपने पर मजबूर करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि 9 आकाशों के दैवीय क्षेत्र के लोग इसे युन तियान महल की सबसे आश्चर्यजनक सुंदरता कहते हैं। प्राचीन खंडहरों के खुलने के बाद से 6 दिन बीत चुके थे। लोग एक एक करके प्राचीन खंडहरों से बाहर निकल रहे थे। कुछ खुश थे और कुछ दुखी। जो खुश थे उन्होंने कुछ हासिल किया था, और जिन्हें भारी नुकसान हुआ था वे दुखी थे। खजाना हॉल के संघमित्रा और अन्य लोग अभी भी लापता थे, जैसा कि शून्य परीक्षा महल के तीसरे महल के जितेन और अन्य लोग थे, जिसने तुरंत इन 2 शीर्ष ताकतों को हिलाकर रख दिया। चाहे संघमित्रा हो या जितेन, दोनों ही अपनी अपनी ताकतों में काफी असाधारण दर्जा रखते थे। अब उनके लापता होने से स्वाभाविक रूप से गहन जांच की जरूरत थी। जैसे ही प्राचीन खंडहरों के अंदर ट्रेनिंग हॉल की खोज हुई, यह खबर बाहर निकलते ही पूर्वी सीमा में भारी हलचल मच गई। सभी प्रमुख ताकतों ने गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर क्षेत्र में लोग भेजे, और यहां तक कि कई सालों से छिपे हुए कुछ बुजुर्ग भी बाहर निकले और गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर की ओर दौड़े। इन लोगों के लिए एक अद्वितीय व्यक्ति का ट्रेनिंग हॉल एक विशाल खजाना है। अगर वे प्रवेश करके अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं
तो वे शायद अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। अतीत में अक्सर ऐसी कहानियां थीं कि लोग अद्वितीय व्यक्तियों के ट्रेनिंग हॉल में कदम रखते थे और फिर वहां प्रबुद्धता और प्रगति प्राप्त करते थे। भले ही इसकी संभावना बहुत कम थी, कम से कम यह एक मौका तो था। पूर्वी सीमा के लोग गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर की ओर दौड़े। विशाल गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर और भी जीवंत हो गया, जहां हर जगह लोग थे। बाहर की दुनिया की हलचल की तुलना में उज्ज्वल मंडप अपेक्षाकृत सुनसान था। 6 दिनों की कल्टीवेशन के बाद रुद्र की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। यह इसलिए था क्योंकि शरीर सम्राट बनने से उसकी शरीर की रिकवरी गति बहुत बढ़ गई थी। रुद्र, इशिका की आवाज आई। रुद्र आंगन में क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसका मन प्राचीन गुप्त क्षेत्र में कल्टीवेशन करने में डूबा हुआ था। वह अनायास अपना ध्यान वापस लाया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि इशिका नीले पंखों वाली पोशाक में आ रही थी। वह पहले से ही आश्चर्यजनक थी। इस पंखों वाली पोशाक को पहनने के बाद वह एक निर्वासित अमर की तरह दिख रही थी, अत्यंत सुंदर। रुद्र ने इशिका को देखा और एक पल के लिए खो गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई? मैंने कुछ गोलियां लीं और मैं लगभग ठीक हो चुकी हूं। इशिका ने अपनी खूबसूरत आंखें रुद्र पर डालीं। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था? बेशक, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। वह उस ट्रेनिंग हॉल में क्या हुआ था, इसके बारे में उत्सुक थी। उस समय इशिका पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। जब वह जागी तो वह पहले से ही उज्ज्वल मंडप में थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा था। अपनी चोटों के कारण इशिका पहले उन्हें ठीक करने चली गई थी। अमृत के प्रभाव में इशिका को अपनी चोटों से उबरने में 6 दिन लगे। नाइटमेयर जहर गैस निकलने और उसकी चोटों के स्थिर होने के बाद वह रुद्र से मिलने आई। उसके मन में सवाल 6 दिनों से थे। इशिका बहुत उत्सुक थी कि पहले क्या हुआ था। वह डरावनी तलवार की भावना में ढकी हुई वह औरत कौन थी? उसे बेहोश करने के बाद और क्या हुआ? साथ ही वह ट्रेनिंग हॉल, दूसरों को शायद नहीं पता, लेकिन इशिका स्पष्ट रूप से जानती थी कि रुद्र ने ही ट्रेनिंग हॉल का प्रवेश द्वार ढूंढा था और उसे सीधे प्रवेश द्वार को काटने के लिए कहा था। अगर उसे इस ट्रेनिंग हॉल की उत्पत्ति नहीं पता होती तो रुद्र को प्रवेश द्वार कहाँ है, यह कैसे पता होता? संयोग? दुनिया में इतने संयोग नहीं होते। इशिका की पूछताछ का सामना करते हुए रुद्र हैरान नहीं था। इशिका जैसी समझदार औरत से यह बात कैसे छिप सकती थी? वह ट्रेनिंग हॉल एक वरिष्ठ तलवार कल्टीवेशन करने वाले का है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वह कौन है। जहां तक उस औरत की बात है, वह भी एक तलवार कल्टीवेशन करने वाली है। वह ट्रेनिंग हॉल की रक्षा कर रही थी। उसकी पहचान के बारे में उसने मुझे सूचित किया है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह इशिका की रक्षा के लिए है। रुद्र को डर नहीं था कि इशिका इसे लीक कर देगी, लेकिन ज्यादा जानना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरकार उसे भविष्य में रचिता जैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। प्राचीन गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर की चीजें भी। वह डरावना प्राणी रचिता से अनगिनत गुना ज्यादा डरावना था। यहां तक कि अपनी चरम स्थिति में सुद्रस भी शायद उसे हरा नहीं सकता था। इसलिए जितना कम जानना इशिका के लिए उतना ही बेहतर। मैं समझ गई, मैं ही बदतमीजी कर रही थी, इशिका ने माफी मांगते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कुछ वरिष्ठों का स्वभाव बेहद अजीब होता है। उन लोगों को अपनी जानकारी लीक करना पसंद नहीं था। अगर रुद्र ने बताया तो वह रुद्र के लिए अनावश्यक मुसीबत पैदा कर सकता था। एक वरिष्ठ तलवार कल्टीवेशन करने वाले का ट्रेनिंग हॉल, तो रुद्र को उसमें कुछ न कुछ हासिल हुआ होगा। इशिका ने विशिष्ट विवरण के बारे में नहीं पूछा। रुद्र को ऐसा अवसर मिला, लेकिन वह दिल से रुद्र के लिए खुश थी। हाल ही में बाहर क्या हो रहा है? रुद्र ने पूछा। प्राचीन खंडहरों में ट्रेनिंग हॉल के उभरने की खबर पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई है। सभी शीर्ष ताकतों ने यहां लोग भेजे हैं और मैंने 10,000 तलवारों का महल ने भी लोग भेजे हैं। चूंकि ट्रेनिंग हॉल तलवार कल्टीवेशन करने वाले वरिष्ठ का ट्रेनिंग हॉल है, इसलिए उन्हें प्रवेश करने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, इशिका ने कहा। फिर भी कुछ हासिल होना चाहिए।
यह व्यक्तिगत अवसरों पर निर्भर करता है, रुद्र ने लापरवाही से कहा। वह सुद्रस का ट्रेनिंग हॉल था। अंदर सुद्रस की कल्टीवेशन के निशान थे। उच्च स्तरीय व्यक्तियों के लिए वे कल्टीवेशन के निशान खजाने के बराबर थे। रुद्र का क्षेत्र अभी भी बहुत कम है। भले ही वह कल्टीवेशन के निशान देख ले, यह बेकार है। इसके अलावा उसे सुद्रस की कल्टीवेशन के निशानों की कमी नहीं थी। रचिता के तलवार का साया अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन रुद्र जानता था कि वह शहर में रुकी हुई थी और शायद अभी तक उसका मजा पूरा नहीं हुआ था। इसलिए उसने उसकी परवाह नहीं की। जहां तक चाचा और बहन लान की बात है, रुद्र ने उन्हें बहुत सारे एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर दिए थे। शायद वे रुद्र को नीचे नहीं खींचना चाहते थे और वे कड़ी मेहनत कर रहे थे। रुद्र ने अपने चाचा की मेहनत के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि चाचा की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अगर उनके पास कल्टीवेशन संसाधन हों तो वे उच्च स्तर तक पहुंच सकते थे। कल्टीवेशन का स्तर जितना ऊंचा होगा, चाचा की उम्र उतनी ही लंबी होगी। रुद्र स्वाभाविक रूप से चाहता था कि उसके चाचा लंबे समय तक जीवित रहें। जहां तक कल्टीवेशन संसाधनों की बात है, रुद्र उन्हें तब तक प्रदान करता रहेगा जब तक उसके पास हैं। रुद्र, इस बार प्राचीन खंडहरों के ट्रेनिंग हॉल की खबर बाहर आई। कई सालों से छिपे हुए कई बुजुर्ग बाहर निकले और गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर की ओर दौड़े। ट्रेनिंग हॉल के फिर से बंद होने के बाद अभी तक किसी ने इसे नहीं खोला है। वे बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति जो कई सालों से नहीं दिखे, एक सभा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, इशिका ने कहा। इस सभा में ज्यादातर देवास के वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते हैं और कुछ ही प्रमुख शीर्ष ताकतों की युवा पीढ़ी से होते हैं। हर बार जब देवास के वरिष्ठ व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं, निश्चित रूप से कुछ अच्छा होता है। मैं बाद में इसे देखने जा रही हूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? ठीक है, रुद्र ने एक पल के लिए झिझकने के बाद सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स के लिए कल्टीवेशन संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी ऊंची हो, तुम्हें अपनी प्रगति के लिए बहुत सारे कल्टीवेशन संसाधनों की जरूरत होती है। अब रुद्र तीसरी सीमा तक पहुंच चुका था और अभी भी 6 प्रमुख सीमाएं थीं जिन्हें प्रभावित करना था। अगर वह केवल अपनी संचय पर निर्भर करता तो उसे नहीं पता था कि इसमें कितने साल और महीने लगेंगे। एकमात्र तरीका था कि वह विशाल कल्टीवेशन संसाधनों का उपयोग करके सीमा को प्रभावित करे। इन कल्टीवेशन संसाधनों को व्यक्तियों द्वारा संचित करने की जरूरत होती है, न केवल अपने लिए, बल्कि भविष्य में चाचा, बहन लान और अन्य लोग भी दांव की खोज के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और उन्हें भी सीमाओं को चुनौती देनी होगी। अगर तुम सीमा को प्रभावित नहीं करते तो भविष्य में स्वर्ग और मानवता के क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल होगा। जितनी ऊंची सीमा तुम पहुंचते हो, भविष्य में स्वर्ग और मानवता के क्षेत्र में कदम रखना उतना ही आसान होगा। हालांकि व्यक्तियों के लिए अकेले बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन संसाधन प्राप्त करना मुश्किल है। सबसे आम तरीका है कि जरूरत के हिसाब से चीजों का लेन देन करके प्राप्त किया जाए। सुद्रस भी अतीत में ऐसा ही था। लगातार लेन देन के आधार पर कल्टीवेशन संसाधनों के लिए विनिमय करके अपनी शुरुआती संचय को पूरा करता था। इस समय उज्ज्वल मंडप से एक प्रबंधक जल्दी से अंदर दौड़ा। महोदया, बुजुर्ग हेमलता जी यहां हैं। प्रबंधक जल्दी से आगे बढ़ा और इशिका से बोला, चाची, हेमलता वास्तव में खुद आईं? इशिका ने आश्चर्य का भाव दिखाया। बुजुर्ग हेमलता जी 10,000 तलवारों का महल के आंतरिक महल की बुजुर्ग थीं और उनका दर्जा बाहरी महल के बुजुर्गों से कहीं ऊपर था। ऐसा लगता है कि इस बार प्राचीन खंडहरों के ट्रेनिंग हॉल की घटना कुछ बड़ी हो गई है, वरना चाची हेमलता खुद लोगों को लेकर गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर नहीं आती, इशिका ने बुदबुदाया। इशिका, तुम रोहिल मंडप में नहीं रहती, उज्ज्वल मंडप में क्यों आई? तुम मेरे 10,000 तलवारों का महल की युवा मालकिन हो। तुम्हारा दर्जा अत्यंत उच्च है। तुम उज्ज्वल मंडप में कैसे रह सकती हो? एक मध्यम आयु की महिला जो शानदार नीली रेशमी तलवार पोशाक पहने थी, अंदर चली। उसकी चाल में गरिमा थी। जब उसने इशिका को देखा तो वह अनायास अपनी भौहें सिकोड़ने लगी। हालांकि रोहिल मंडप और उज्ज्वल मंडप दोनों 10,000 तलवारों का महल के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन उज्ज्वल मंडप का स्तर रोहिल मंडप से बहुत कम है।
वे आमतौर पर केवल सामान्य दर्जे के लोगों का स्वागत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। केवल रोहिल मंडप ही अत्यंत उच्च दर्जे के लोगों का स्वागत कर सकता है। चाची हेमलता, इशिका ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हेमलता जी की कलाई पकड़ी और नखरे से बोली, गुस्सा मत हो, मैं यहाँ सिर्फ सुविधा के लिए रह रही हूँ। वास्तव में मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन करने वालों के रूप में हम जहाँ भी रहते हैं वह एक जैसा ही है, और कभी कभी तो हम जंगल में भी सोते हैं। वह बाहर था, कोई नहीं देख सकता था, लेकिन यह शहर के अंदर है। हालांकि यह गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर सिर्फ एक छोटा सा शहर है। तुम मेरे 10,000 तलवारों का महल की युवा मालकिन हो। अगर लोगों को पता चला कि तुम यहां रह रही हो तो शायद लोग गपशप करेंगे। हेमलता जी ने भौहें सिकोड़कर थोड़ा डांटने वाले लहजे में कहा, लेकिन वास्तव में वह इशिका के लिए चिंतित थी। बस गपशप करें, मुझे परवाह नहीं। इशिका ने होंठ बिचकाए एक छोटी बेटी की तरह दिख रही थी। रुद्र देख सकता था कि इशिका और बुजुर्ग हेमलता जी का रिश्ता असाधारण था, वरना वह छोटी बेटी की तरह व्यवहार नहीं करती। तुम, बुजुर्ग हेमलता जी ने असहाय रूप से सिर हिलाया। इशिका के नखरे के सामने वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह लड़की उसी ने पाली थी। यह कौन है? हेमलता जी ने रुद्र को नोटिस किया। चाची हेमलता, ये मेरा बनाया हुआ दोस्त है, उसका नाम रुद्र है। इशिका ने जल्दी से परिचय कराया। नमस्ते चाची जी। रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। युवा महल मालकिन द्वारा दोस्त माना जाना, मेरे छोटे भाई में निश्चित रूप से असाधारण क्षमताएं होंगी। पता नहीं वह कहां से आए हैं? हेमलता जी ने पूछा। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वाला हूं, रुद्र ने जवाब दिया। स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वाला? हेमलता जी ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। रुद्र का स्वभाव उन स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वालों जैसा नहीं लगता था। चाची हेमलता, हालांकि रुद्र एक स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वाला है, लेकिन उसकी क्षमताएं असाधारण हैं। अगर वह मेरे 10,000 तलवारों का महल में शामिल होने को तैयार होता तो मैं उसे अपने 10,000 तलवारों का महल में ले आती, इशिका ने जल्दी से कहा। स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वालों में भी कुछ काबिल लोग होते हैं। अगर मेरे छोटे भाई को युवा महल मालकिन इतना मानती हैं तो उनकी क्षमता निश्चित रूप से अच्छी होगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम निश्चित रूप से भविष्य में कुछ हासिल करोगे। हेमलता जी ने रुद्र के स्वतंत्र कल्टीवेशन करने वाले होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। चाची हेमलता, क्या आपको पूर्वी सीमा की सभा के बारे में पता है? इशिका ने पूछा। बेशक पता है, मैं वहां जाने वाली थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आई। मुझे पता था कि तुम यह मौका नहीं छोड़ोगी। चलो अब चलते हैं, हेमलता जी ने कहा। चाची हेमलता, मैंने रुद्र से वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, इशिका ने जल्दी से कहा। वह भी जा रहा है। हेमलता जी ने एक पल के लिए झिझकने के बाद सिर हिलाया। ठीक है, वह हमारे साथ आ सकता है। रुद्र ने यशवीर और साक्षी को समझाने के बाद बुजुर्ग हेमलता जी और इशिका के साथ 10,000 तलवारों का महल के बादल जहाज में सवार हुआ। 10,000 तलवारों का महल का बादल जहाज अत्यंत विशेष था। इसका आकार एक विशाल तलवार जैसा था और इस बादल जहाज की सामग्री पूरी तरह से पृथ्वी हथियार के टुकड़ों से बनी थी। यह लगभग एक पृथ्वी हथियार के बराबर था। इतने सारे पृथ्वी हथियार के टुकड़ों का उपयोग करके बादल जहाज को परिष्कृत करना एक बड़ा काम था। आकाश में हवा के उग्र प्रवाह पीछे की ओर उमड़ रहे थे और बादल जहाज ने आकाश को भेद दिया। रुद्र नाव के अगले हिस्से पर खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था। रॉर! अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी और बादल जहाज उस चीख से हिल गया। देखा गया कि एक सुनहरे पीले रंग का डापिंग राक्षस आकाश से नीचे गिर रहा था। यह डापिंग राक्षस प्राचीन समय से बचा हुआ एक अवशेष था। सबसे कमजोर डापिंग राक्षस भी दांव की खोज के क्षेत्र से ऊपर थे और यहां तक कि स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंच गए थे। यह डापिंग राक्षस अभी तक स्वर्गीय क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। यह सिर्फ दांव की खोज के क्षेत्र की सीमा पर था। रुद्र की भौहें अनायास सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी कनपटियां चीख से चुभ रही थीं। वह अपनी ताकत छोड़कर अपनी कानों को दबाने वाला था जब उसने अचानक डापिंग जादुई जानवर को नीचे झपटते देखा। यह रुद्र की ओर झपटा, अपने अत्यंत तेज पंजों से रुद्र को पकड़ने की कोशिश की। रुद्र का चेहरा गहरा हो गया और जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, बादल जहाज से एक डरावनी तलवार की भावना फट पड़ी
और यह इशिका थी जिसने कार्रवाई की थी। तलवार की भावना ने डापिंग राक्षस के पंजों पर प्रहार किया, जिससे वह रुक गया। यह कौन है जिसने 10,000 तलवारों का महल के बादल जहाज पर हमला करने की हिम्मत की? हेमलता जी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। चाची हेमलता, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, आपको गुस्सा होने की क्या जरूरत है? डापिंग जादुई जानवर के पीछे से एक आवाज आई और देखा गया कि एक युवक जो लाल सोने की पंखों वाली कवच पहने था, डापिंग जादुई जानवर की गर्दन पर सवार था। यह आदमी लगभग 8 फीट लंबा था। उसका शरीर मजबूत, पतला और संतुलित था। उसके शरीर का अनुपात लगभग पूर्ण कहा जा सकता था। उसके सुंदर चेहरे के साथ वह हजारों महिलाओं को मोहित करने के लिए काफी था। यहां तक कि बुजुर्ग हेमलता जी के पीछे चलने वाली युवा शिष्याएं भी गुप्त रूप से प्रभावित हो गईं। युवा मास्टर विहान, आपका मजाक मजेदार नहीं है। अगर यह जानवर हमारे बादल जहाज से टकराता है और अगर बादल जहाज का गठन सक्रिय हो जाता है तो यह पहले आपको चोट पहुंचाएगा। अगर यह आपको मार देता है तो मैं आपके पिता को क्या जवाब दूंगी? हेमलता जी ने गहरे स्वर में कहा। चाची हेमलता, मैंने सिर्फ इस बादल जहाज पर किसी को देखा, इसलिए जानबूझकर उसे डराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। विहान ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, बेफिक्र दिखते हुए। इशिका, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। विहान ने मुस्कुराते हुए इशिका का अभिवादन करने की कोशिश की। जब तलवार की भावना उग्र रूप से बाहर निकली और डरावनी तलवार की भावना एक साथ जुड़कर एक अवरोध बन गई। विहान अनायास रुक गया और नजदीक नहीं आया। इशिका, तुम और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मैं लंबे समय तक अभ्यास के लिए बाहर गया था। अब वापस आया हूं। मुझे अपने पिता से मिलने का समय भी नहीं मिला और मैं तुमसे मिलने यहां आया। तुम्हें मेरे तुम्हारे लिए अच्छे इरादों को समझना चाहिए। विहान ने जल्दी से इशिका से कहा। निकल! इशिका की खूबसूरत आंखें विहान को घूर रही थीं। अगर वे एक साथ नहीं बड़े होते तो विहान का अभी का व्यवहार उसे मारने के लिए काफी था।